2022 में जो लोग माध्यमिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने हिंदी इतिहास के विषय का सजेशन पहले अपलोड कर दिया था और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का सजेशन देने जा रहा हूं। तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि इस बार आप लोगों के सिलेबस में केवल पहला चैप्टर और पांचवा चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपका कोई टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक है, लेकिन जो पांचवा चैप्टर है उसमें आपका 5 का ए से लेकर जे तक अगर आप चैप्टर वाइज पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर आपको मिलेंगे पाँचवें चैप्टर में। वो केवल नाम का पाँच चैप्टर है, उसमें 10 चैप्टर हो जाएंगे 5 का ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बात करते हैं कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से आप लोगों का एग्ज़ाम में इस बार 2022 में ऑप्शनल क्वेश्चन जो विकल्प भित्तिक प्रश्न रहते हैं वो 5 रहेंगे और उसके बाद खाली स्थान, सही गलत, ये सब जो रहते हैं एक नंबर के वो 7 रहेंगे। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके पहले चैप्टर से। दूसरा चैप्टर है, टॉपिक है 5वां पार्ट, उसमें से आपका 9 नंबर का MCQ रहेगा और 19 क्वेश्चंस रहेंगे खाली स्थान, सही गलत वगैरह जो आते हैं, मिलान। ठीक है, और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों का टोटल बनेगा। अब ज्योग्राफी के सजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग MCQ, खाली स्थान, ट्रू फॉल्स, मिलान वगैरह जो है उस पर बात कर लेते हैं। मैंने इसके पहले भी जो अन्य सजेशन दिए थे उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस कभी भी सजेशन से मत पढ़िए। शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पहला चैप्टर और 5वां चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और एक उपाय ये है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे माध्यमिक में। वो ये है कि माध्यमिक परीक्षा 2017 से लेकर 2020 तक माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनका आंसर कर लीजिए। और एक मॉडल पेपर निकाला गया था बोर्ड के तरफ से 2016 में। आप लोग देखिएगा आपके गाइड में या किताब के पीछे मॉडल पेपर या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लिखा रहता है। तो वो मॉडल पेपर 2016 वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि 2016 में जो मॉडल पेपर निकाले गए थे बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन के लिए, वो मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर निकाले गए थे। उन 5 मॉडल पेपर्स में से भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो 2017 से लेकर 2020 तक और मॉडल 1 से लेकर मॉडल 5 तक इनमें के शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। तो इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत सारे मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास मार्क्स कर पाइएगा पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाला जा सकता है चैप्टर से। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस पहले चैप्टर से आएगा 4 नंबर का, मतलब 2, और 3 मार्क्स का आएगा 6 अर्थात 10 नंबर। और 5 चैप्टर से 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस आएंगे 8 नंबर के और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे 6 नंबर के। तो 10 और इधर 6 24 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। ठीक है, तो इस पर बाद में बात करते हैं हम लोग। इस पर हो सकता है तो हो सके अगर समय मिले तो आगे फिर मैं एक सेशन अपलोड कर दूंगा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। आज हमारा फोकस है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो और मैप पॉइंटिंग। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पहले चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि पहले जो सिलेबस था रिड्यूस सिलेबस के पहले लास्ट ईयर के, उसमें आपके 4 चैप्टर थे। 1 का ABC, उसके बाद 2 नंबर चैप्टर था वायुमंडल, तीसरा था जलमंडल और चौथा था अपशिष्ट प्रबंधन। इन चारों चैप्टर से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस या इनमें से 3 चैप्टर से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते थे माध्यमिक एग्जाम में ग्रुप ई में। ठीक है, ग्रुप ई जो पेपर में ग्रुप ई रहेगा उसमें रहेगा। तो इन 4 चैप्टर से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते थे 5 मार्क्स के, उसमें से आप लोगों को कोई 2 का करना पड़ता था। तो वो थोड़ा कठिन था,
उसके लिए क्या करना पड़ता, हम लोगों को तीनों चैप्टर के या चारों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते, याद करने पड़ते। बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोगों को याद करना पड़ता। लेकिन आप लोगों का इस बार इतना सुविधा है कि केवल एक ही चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का 2 पार्ट है, आप लोगों का पता ही होगा। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका आ जाएगा 5वां पार्ट का सारा चैप्टर, ठीक है, 5वां पार्ट का ABCD वगैरह। और फिजिकल ज्योग्राफी में आपका आएगा केवल पहला पार्ट, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी से जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते थे, 2 करने पड़ते थे। अब की बार केवल एक ही चैप्टर है, इसका मतलब इसी चैप्टर से चारों प्रश्न रहेगा, उन चारों में से आपको 2 करना है। तो मैं जो प्रश्न आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न कॉमन मिल जाएंगे। आपको 2 ही करना है, 5 × 2। तो इम्पॉर्टेंट के हिसाब से, जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा आने का चांस है इस चैप्टर से, उस हिसाब से मैं सीरियली आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर का लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। पहला प्रश्न है, वायु के अपक्षरण या अपर्दन भी कह सकता है द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें। अच्छा, और एक चीज़ आपको बता दूं, इस चैप्टर के का कोई भी प्रश्न दे एग्ज़ाम में, चित्र दिया रहे या ना दिया रहे, आपको चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। चित्र में आपका कुछ मार्क्स रहेगा और लिखने में कुछ मार्क्स रहेगा। तो चित्र का उल्लेख किया जाए या ना किया जाए प्रश्न में, लेकिन आपको चित्र बनाना ही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हुआ और इस बार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन ही आपका यही रहे एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, नदी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली किन्हीं 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सुंदरवन पर प्रभाव। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर से आगे के एग्जाम में 2017 से लेकर 20 तक जिन जिन टॉपिक पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इस बार उम्मीद है कि शायद उस टॉपिक से क्वेश्चंस दे। तो वायु के अपरदन से, नदी के निक्षेपण से, इस टॉपिक से कोई प्रश्न 2017 से लेकर 20 तक नहीं आया हुआ है। इसलिए ये 3 प्रश्न जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस बार के लिए। इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के लिए, वो है चौथा नंबर, नदी के मध्य भाग। अब मध्य भाग कहे या फिर कहे नदी के परिवहन कार्य, या फिर कहे नदी के मैदानी भाग, तीनों एक होगा, मध्य भाग, परिवहन कार्य, मैदानी भाग, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ, नदी के मध्य भाग में बनने वाली किन्हीं 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें। 5वां प्रश्न, वायु के निक्षेपण द्वारा बनने वाली 3 भू आकृतियों का सचित्र वर्णन करें। 6वां प्रश्न, नदी के अपरदन कार्य से, अब अपरदन को अपक्षरण भी वर्ड दे सकता, अपरदन की जगह पर ऊपरी घाटी या ऊपरी भाग भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा। तो नदी के अपरदन कार्य से बनने वाली 3 प्रमुख स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, हिमनद जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन करें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। 8वां प्रश्न, शुष्क क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रवाह के संयुक्त प्रवाह से बनी स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हुए। इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ेंगे। और जो ज़्यादा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 प्रश्न इस चैप्टर से दिए जाए एग्जाम में, तो हो सकता है कि आपको चारों का चारों मिले, चारों का चारों मिले। आप ये सोचिएगा कि आपको कौन सा करना है, ठीक है, लेकिन 2 तो आपको मिलेंगे ही श्योर। तो इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप ई में ही जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया जो पार्ट है, जो 5वां पार्ट, उससे क्वेश्चन आता है। और याद रखिएगा कि जो ग्रुप ई का क्वेश्चन आता है वो उसका नंबर रहेगा 5 का 1। 5 के 1 में 4 क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपका ये प्रथम चैप्टर से।
और जो ग्रुप ई में 5 मार्क्स का जो 2 और क्वेश्चंस रहेंगे आपके आर्थिक भूगोल से, उसका नंबर होगा 5 का 2। ठीक है, तो 5 के 2 में आप क्वेश्चन 5 के 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें टोटल मैंने बताया था कि 5 का ए से लेकर 5 का जे तक चैप्टर है, तो 5 के जे तक में से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि 5 का ए से लेकर 5 का एफ जो है, ये जो चैप्टर्स हैं इनका लॉन्ग क्वेश्चंस आपको याद करने में भी तकलीफ होगी। ठीक है, थोड़ा कठिन होता है आप लोगों के लिए, वो मैं समझता हूँ। तो अगर इन चैप्टर से बचा जाए तो बाकी के जो 5 का जी एच आई जे मतलब 5 का जो लास्ट का 4 चैप्टर है, उसमें से अगर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोगों को याद करने में सुविधा होती है। हालांकि क्वेश्चंस आपका 5 के ए से लेकर 5 के जे तक इन सारे चैप्टर्स में से मिलाकर 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है कि जो 5 का जी चैप्टर है, 5 के जी चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, इस बार भी रहेगा। इसलिए 5 का जी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग पढ़ लें तो आप लोगों का जो 5 का 2 नंबर क्वेश्चन में आता है 2 प्रश्नों का उत्तर करने का लॉन्ग 5 मार्क्स का, वो एक प्रश्न आपका हो जाएगा ये एक चैप्टर करने से ही। ठीक है, तो पहले हम लोग उस चैप्टर का क्वेश्चन लिखते हैं। 5 का जी चैप्टर का नाम है कृषि की प्रमुख फसलें। उसमें से पहला आप याद कीजिएगा कि आपका देखिएगा कि बहुत सारे फसल हैं, उन फसलों के लिए आवश्यक भौगोलिक अवस्थाएं लिखने को दी जाती है एग्ज़ाम में। तो उसमें से जैसे क्या क्या है आप लोग लिखिए, गन्ना, चावल, कहवा, कपास, गेहूं, मिलेट, चाय, इन 7 फसलों की के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, ये इनमें से किसी एक फसल का जरूर पूछेगा या पूछता है। तो इन सब का आंसर जो होगा, आंसर का पैटर्न जो होगा एक तरीके का होगा, केवल चेंज हो जाएगा। जैसे फसल की खेती के लिए गन्ना का ही, तो फसल की खेती के लिए मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, मजदूर चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न एक ही रहेंगे, हेडिंग एक ही रहेंगे, केवल चेंज हो जाएगा कि किसी फसल के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए, किसी फसल के लिए तापमान कम चाहिए, किसी फसल के खेती के लिए जल ज़्यादा चाहिए, किसी फसल के लिए जल कम चाहिए, तो ये चेंज होगा। तो ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके माध्यमिक परीक्षा में रहेगा, तो ये आप लोग कर लीजिए, गन्ना, चावल, कहवा, कपास, गेहूँ, मिलेट, चाय। अब इनमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो मुझे लग रहा है इस बार देगा, वो है आपका गन्ना और कपास, ये 2 फसल, और कहवा, ये तीन फसल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि इन तीनों फसलों में से किसी एक के बारे में आपके एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। और मिलेट और चाय ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मिलेट और चाय को आप लोग एक बार केवल रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा महत्व देकर पढ़िएगा गन्ना, चावल, कहवा, कपास, इन चारों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न इसी चैप्टर से, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, भारत में कृषि की समस्याओं एवं उसके समाधान का वर्णन कीजिए। तो इस चैप्टर से ये 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न 5 के 2 नंबर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो अब बचेगा केवल एक प्रश्न, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखने को दिया जाता है, एक आपको मिल जाएगा, बचेगा अब एक। अब उस एक क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर 5 का जी किए, अब एच आई जे ये जो 3 चैप्टर है 5 में, 5 का एच, 5 का आई, 5 का जे, ये आसान चैप्टर है। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन से हैं उनका आंसर लिखना बड़ा आसान होता है, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप 2-4 बार रीड कर लीजिएगा तो आंसर लिख पाइएगा। तो हम लोग उसी में से ही कर लेते हैं। इन बाकी एक चैप्टर से तो हो गया, 5 के जी से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब बाकी 5 का एच आई जे, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हम लोगों को कॉमन लाना है। तो हम इन तीनों चैप्टर का क्वेश्चंस अगर कर लें तो हम लोगों का यहाँ का ग्रुप ई के 5 के 2 नंबर का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 5 के एच से करते हैं। 5 के एच चैप्टर का नाम है प्रमुख उद्योग धंधे। ठीक है, उसमें से आपको मैं 4 प्रश्न दे रहा हूं, केवल 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में पेट्रो रसायन उद्योग अधिक विकसित क्यों है? दूसरा प्रश्न, पूर्व और मध्य भारत में, यहाँ पर एक आप याद रखिएगा
कि पश्चिम बंगाल भी अगर कह दे तो उसका आंसर यही होगा। पूर्व और मध्य भारत कहे या पश्चिम बंगाल कहे तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो पूर्व और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो दूसरा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित क्यों है। चौथा प्रश्न है, बंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के क्या कारण हैं। ये 4 प्रश्न आप इस चैप्टर से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 का जो आई है वो चैप्टर का नाम है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या से मैं आपको केवल 3 प्रश्न दे रहा हूँ, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कर लीजिए। पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए 5 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में शहरीकरण या नगरीकरण एक ही बात है, हाँ, तो भारत में शहरीकरण की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये 3 प्रश्न आप इस चैप्टर से कीजिए, ठीक है। और 5 के जे से इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं माध्यमिक एग्जाम में। अभी तक केवल इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया 1 साल, हाँ। फिर भी हम लोगों को करना क्या है कि 5 का जी एच आई ये 4 चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि ऊपर के जो चैप्टर हैं 5 के ए से लेकर 5 के एफ तक ये टफ हैं, याद करने में भी कठिनाई होगी। तो चूंकि यही 4 करना है, इसलिए इस चैप्टर से भी मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। अगर बाई चांस मान लीजिए मिस हो कि पहला 5 के जी से तो एक आपको मिल जाएगा, लेकिन एच और आई से अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो ये जे सपोर्ट में रखिए। जे में है, चैप्टर का नाम है भारत की परिवहन एवं संचार व्यवस्था। इसमें से एक प्रश्न 1 साल आया था, वो क्वेश्चन है भारत में परिवहन व्यवस्था का महत्व लिखें, ये आया था। और एक आप लिख लीजिए, रेल परिवहन का क्या महत्व है, ठीक है। अब ये 5 के जी से लेकर 5 के जे तक, जी एच आई जे, इन चारों टॉपिक से जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आप कर लेते हैं तो आपको 2 प्रश्न के उत्तर एग्जाम में श्योर मिल जा रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस रहेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, 2 करना है, 2 आपको इसी में से मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको डर लग रहा है या रिस्क हो जा रहा है कि बहुत कम हो जा रहा है या नहीं आए, तो अगर डर लग रहा है तो 3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, उन क्वेश्चंस का आंसर कर लीजिए, आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में लिखिए। पहला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट की तुलना कीजिए। दूसरा प्रश्न, उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों की तुलना। तीसरा प्रश्न, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करें और किन्हीं 2 की विशेषताओं का उल्लेख करें। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या है कि भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, भारत की मिट्टियों को कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो आपको जितने प्रकार की मिट्टियां हैं, सारे प्रकार की मिट्टियों का वर्णन याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में दे दिया कि किन्हीं 2 का वर्णन करें, 2 की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपके लिए आसान है, कोई 2 आप लिख लिए। अगर दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि नहीं काली मिट्टी का और लाल मिट्टी का वर्णन करें, तब आप वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करें और किन्हीं 2 की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो किन्हीं 2 में से 2 ही मत पढ़िएगा, आप जितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका कर लेने से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है माध्यमिक में, ठीक है। आप आंख बंद करके भरोसा करके जाइए 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और मान लीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे, या मैंने हिंदी के जो सजेशन दिए हैं, हिस्ट्री का जो दिया है, या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल लाइफ, जो भी सब्जेक्ट हैं माध्यमिक के, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे कोचिंग में अवेलेबल हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज पर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई आंसर चाहते हैं आप लोगों में से, तो वो कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए, आपको एक नॉमिनल चार्ज पर वो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में 10 नंबर का मैप पॉइंटिंग आता है। ये 10 नंबर बहुत आसान होता है, इसमें आपको ना कुछ रटना पड़ता है, ना ज़्यादा समय इसमें देना पड़ता है। अगर एक साल में 2 से 3 दिन अगर आप मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 में 10 आपका हो जाएगा। अब मैप पॉइंटिंग करने का एक तरीका भी होता है,
तो वो आप जहाँ पढ़ते हैं जिन सर के पास, उनसे आप समझ लीजिएगा। लेकिन 10 में 10 लाना एकदम इजी होता है। तो मैप पॉइंटिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं कि मैप पॉइंटिंग में 10 का 10 तभी कॉमन मिलेगा आपको जब आप पूरा किताब, हाँ, अब विशेष करके जैसे आपको बताऊं कि 5 का ए से लेकर जे तक जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स में से ही मैप पॉइंटिंग दिए जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए नदियां हैं, एग्जाम में मैप पॉइंटिंग में नदी का कोई एक नदी का देता है। फिर भारत की भू प्रकृति है, भारत की भू प्रकृति से किसी पर्वत श्रेणी का दे दिया जाता है। भारत के शहर है, जनसंख्या है, उसमें से एक दे दिया जाता है। बंदरगाह है, उसमें से एक दे दिया जाता है। तो इन सारे चैप्टर से ही मैप पॉइंटिंग आता है। तो 10 में 10 अगर कॉमन पाना है मैप पॉइंटिंग में आपको, तो आपको पूरे 5 के ए से लेकर 5 के जे तक जितने चैप्टर हैं, इनमें से सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक के ऊपर मैप आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और उतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो कीजिए जो मैंने बताया कि 2017 से लेकर 2020 तक माध्यमिक परीक्षा में जो मैप पॉइंटिंग आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और मॉडल पेपर 1 से लेकर 5 तक उसमें जो मैप पॉइंटिंग दिए गए उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसको कीजिएगा तो उसमें से भी आपको बहुत सारा 90% कॉमन मिल जाएगा माध्यमिक में। और वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है कि आपको एग्जैक्ट चाहिए कि हाँ मैं ये करके जाऊँ, तो मैं कुछ मैप आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। इन मैप्स को पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। इनको अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका 6-7 तो मैप आपको एग्ज़ाम में कॉमन मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 का 10 आप चाहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड पेपर में जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर सजेशन से मिलाना असंभव के बराबर है। तो मैप पॉइंटिंग भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, 1 मार्क्स का है। तो इसमें भी कोई सजेस्ट करना एकदम 5 मार्क्स की तरह, जैसे मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि ये एकदम श्योर है, लेकिन मैप पॉइंटिंग में उस तरीके से 10 का 10 श्योर ये बताना मुश्किल है, असंभव के बराबर है। अगर कोई बताता है कि हाँ श्योर आप यही करो, तो आप मत कीजिएगा, आप उस तरीके से कीजिएगा मैंने जैसे आपको बताया है। तो कौन कौन सा मैप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको 26 दे रहा हूँ, ठीक है। और मैप पॉइंटिंग लिखाते लिखाते मैं आपको कुछ बातें भी बताते जाऊंगा इसके संपर्क में, वो भी आप सुनते रहिएगा। पहला लिखिए मैप पॉइंटिंग में, गेहूं और गन्ना उत्पादक क्षेत्र। गेहूं और गन्ना उत्पादक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र एक ही जगह है। चाहे गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहे तो भी वही होगा, गन्ना उत्पादक क्षेत्र कहे तो भी वही होगा, उत्तर भारत में। एक हुआ। अच्छा, दूसरा है टॉपिक, पर्वत से हर साल कोई ना कोई पर्वत आप लोगों के एग्जाम में दिया जाता है पर्वत को पॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ पर्वत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पर्वत का साइन क्या होगा वगैरह अगर मुझे समय मिला तो मैं मैप पॉइंटिंग पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे मैप पॉइंटिंग किया जाता है, और नहीं तो आप अपने कोचिंग में समझ लीजिएगा। तो पर्वत के ऊपर है, कर लीजिएगा आप लोग, नीलगिरी पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत। 5 पर्वत आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें से एक आपको पर्वत से आएगा तो एक कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद नदी से भी एक क्वेश्चन हर साल रहता है मैप पॉइंटिंग में, एक नदी जरूर दिखाने को कहा जाता है। तो नदी में आप लोग कर लीजिए नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, ताप्ती, ठीक है। ये इतने नदियों का कर लीजिए, 6 या 7 हैं, आपको एक नदी मिल जाएगी। उसके बाद चौथा आपका मिट्टी जो चैप्टर है आप लोगों का, मिट्टी चैप्टर है 5 का ई चैप्टर। तो भारत की मिट्टी चैप्टर में से भी एक मैप पॉइंटिंग करने को दिया जाता है। तो जैसे इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए मुझे लग रहा है वो है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र। हाँ, काली मिट्टी का क्षेत्र। अब ये भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, वो दे देगा आपका कपास उत्पादनकारी क्षेत्र, क्योंकि काली मिट्टी के क्षेत्र में ही कपास की खेती होती है। तो जहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र होगा वही कपास उत्पादनकारी क्षेत्र होगा, ठीक है। और एक मिट्टी कर लीजिए आप लोग, लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। और एक मिट्टी कर लीजिए मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र। अब ये जो मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है इसको दूसरे तरीके से भी दूसरा भी मैप पॉइंटिंग में दिया जा सकता है। जैसे मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र तो आपका राजस्थान में, तो भारत का मरुस्थल भी दिया जा सकता है, या थार मरुस्थल भी के नाम से भी दिया जा सकता है, या फिर भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र, अर्थात
ये मिट्टी के साथ साथ ये सब भी हो जा रहे हैं एक ही जगह, लेकिन अलग अलग नाम से उसको संबोधित किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए छठवां, भारत की प्राकृतिक वनस्पति एक चैप्टर है आप लोगों का 5 का F, उसमें से जैसे दे दे भारत का एक सदाबहार वन वाला क्षेत्र। ठीक है। सातवां, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, जो फसल चैप्टर है आप लोगों का, फसल चैप्टर से भी एक मैं पॉइंटिंग करने को देता है अक्सर, तो उसका प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, या इसको ऐसे दे देगा कि उत्तर पूर्व भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत का शुल्क मुक्त बंदरगाह, ये कांडला नाम दे दे या इस तरीके से दे दे, दोनों एक है। ठीक है। उसके बाद अगला है, भारत में वर्ष में 2 बार वर्षा वाला क्षेत्र, इसको कोरोमंडल तट भी के नाम से भी दे सकता है। उसके बाद है अगला, भारत का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। उसके बाद है, पूर्व भारत का एक इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र। पूर्व भारत में आपका पश्चिम बंगाल में दिखा दीजिएगा या झारखंड में दिखा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है, पूर्व भारत का एक लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र। उसके बाद है, भारत का बृहत्तम मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र। ठीक है। उसके बाद है, भारत के पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली या बंगलुरु। ठीक है। उसके बाद है, पूर्व भारत का एक पेट्रो रसायन केंद्र, इसको हल्दिया भी दिया जा सकता है। उसके बाद है, भारत का एक वृष्टि छाया प्रदेश, इसको शिलोंग के नाम से भी दिया जा सकता है। फिर उसके बाद है, भारत का मैनचेस्टर या अहमदाबाद भी के नाम से भी दिया जा सकता है। उसके बाद है, मैनग्रोव वन भारत का, पूर्वी भारत का, तो सुंदरबन में। ठीक है। उसके बाद है, झील, 3 झील कर लीजिएगा, लोकटक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये 3 झील कर लीजिएगा, इसमें से एक मिलने का चांस है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आप कर लीजिए, K2 चोटी, K2 पीक, या उसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रवेश द्वार अर्थात मुंबई। ठीक है। उसके बाद आपका है, भारत का बृहत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लास्ट है, पश्चिमी तट का एक महानगर। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे उतार लीजिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मेरा नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेकार का नहीं। ठीक है। बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। और नोट्स का मैंने बता दिया कि सारे सब्जेक्ट्स के, माध्यमिक के जितने सब्जेक्ट्स हैं, माध्यमिक हो, HS हो, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे कोचिंग में अवेलेबल है। आपको इतने अच्छे आंसर मिलेंगे, आपको इतने इजी वर्ड में आंसर मिलेंगे कि आपको फट से याद हो जाएगा आंसर, और पूरा का पूरा मार्क्स आप कैरी कर पाइएगा। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, या जो सब्जेक्ट्स और भी हैं आपके एग्ज़ाम में, उनका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एक नॉमिनल चार्ज पे करके वो नोट्स हमसे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। चैनल में जो लोग नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे माध्यमिक से रिलेटेड कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। और बाकी सारे वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आपसे लाइक का डिमांड मेरा रहा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे क्लास 10 के किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए।